दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति बदल रही है और इस बदली हुई राजनीति में कहीं न कहीं एक तरफ जहां चुनावी राष्ट्रवाद का तड़का लगाने की कोशिशें हो रही है, वहीं जाति जनगणना के बाद का बिहार एक बिल्कुल ही अलग तरीके की सियासत को मौका देता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसी सियासत जिसमें सामाजिक मुद्दे भी हैं, एक ऐसी सियासत जिसमें समाज के अलग-अलग वर्गों की वो स्याह सच्चाई भी है जिसे अक्सर चुनावी हिंदुत्व की आड़ में दबाने की कोशिश होती है, और एक ऐसी सियासत जिसमें अंततः मंडल और कमंडल का घालमेल करने की कोशिशें जो पूर्व में कई बार गच्चा खा चुकी है, वो एक बार फिर गच्चा खाने की तैयारी में तो नहीं है। दरअसल बिहार की सियासत का सबसे बड़ा इंडिकेटर कि आखिर बिहार जा किधर रहा है, वो कहां से तय होता है। फिलहाल 15-20 सालों की राजनीति को देखें तो वो नीतीश कुमार की पॉलिटिकल मूवमेंट से तय होता है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, इस बात की गारंटी तो नहीं है, लेकिन संभावना ज्यादा जरूर है। लेकिन इन संभावनाओं के बीच नीतीश कुमार अपनी बार्गेनिंग पावर को, अपनी पार्टी के पावर इक्वेशन को बदलकर भी बढ़ाना तो नहीं चाह रहे, क्योंकि दिल्ली की सत्ता फिलहाल नानी फैक्टर की बैसाखी पर है। नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर। तो क्या ये बैसाखी अपनी पूरी कीमत वसूलना चाहती है? चंद्रबाबू नायडू के राज में चुनाव नहीं है, तो चंद्रबाबू नायडू राज्य की आर्थिक ताकत को बढ़ाने के लिए, माली हालत को सुधारने के लिए कीमत वसूल रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्य में चुनाव है, तो क्या नीतीश कुमार सीटों के मामले में बार्गेनिंग कर पार्टी के लिए, अपने लिए मुख्यमंत्री पद को सिक्योर कर, क्या इस रूप में बार्गेनिंग कर रहे हैं? और क्या चल रहा है जनता दल यूनाइटेड में? किस तरह से राजद और कांग्रेस के इक्वेशन पल पल बदल रहे हैं और किस तरह भाजपा और जदयू के इक्वेशन पल पल बदल रहे हैं, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। सबसे पहले सीधा सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार पार्टी में जो संतुलन साधने की राजनीति करते रहे हैं, वकीलों के कार्यक्रम में पटना में जिस प्रकार से विजय चौधरी की जगह विजेंद्र यादव प्रमुखता पाते हुए दिखे, मुख्यमंत्री के बगलगीर बनते हुए दिखे, क्या ये प्रधानमंत्री के सभा के बाद भारतीय जनता पार्टी से संबंधों के निर्वाह के पैरोकार बताए जाने वाले लोगों को अपने से दूर कर संकेत नीतीश कुमार पार्टी में पैरोकारों को दे रहे हैं या सीधे भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं? ऋषि जी। देखिए, नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वे सर्वा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जेडीयू यानी नीतीश कुमार यानी जेडीयू। हम्म। आफ्टर नीतीश कुमार पार्टी को कौन संभाल रहे थे या अभी संभाल रहे हैं? हम्म। ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा और हम्म। अशोक चौधरी। यदि जी। क्रमबद्ध देखे तो सबसे ऊपर ललन सिंह का कद है, उसके बाद संजय झा है, उनके बाद हम्म। विजय चौधरी हैं। हालांकि यदि बिहार की राजनीति में देखे तो साये की तरह कोई व्यक्ति नीतीश कुमार के साथ इन दिनों रहता है, वो विजय चौधरी है और अशोक जी। चौधरी हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं में नीतीश कुमार मैसेज देना चाहते हैं कि भैया इनके हम्म। बलबूते आप टिकट की उम्मीद मत करना, और गाय हम्म। बगाई में हर एक उस जो जो 4-5 प्लेयर हैं उनको कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। आपको याद जी। होगा प्रधानमंत्री के मधुबनी यात्रा के दौरान मंच पे ललन सिंह बैठे थे हम्म। और ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि यही ललन सिंह है जिनके कहने पे हमने बीजेपी का साथ छोड़ा था। जी। और मंच पे कौन बैठे हैं नीतीश कुमार के साथ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के सर्वोसर्वा, भाजपा के सबसे बड़े नेता। और भाजपा के सबसे बड़े नेता के दरबार में दो लोगों की पूछ इन दिनों बहुत है, एक ललन सिंह है, दूसरा संजय झा है। तो क्या मैसेज आ रहा है? नीतीश कुमार क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार जेडीयू में एक जो मतलब कद 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 को कम करने का एक जो अपना नीतीश कुमार का तरीका है, और नीतीश कुमार के लिए अभिषेक जी कहा जाता है कि वह चाणक्य नीति को अधिक फॉलो करते हैं।
जी सुनते हैं कि चाणक्य के पे जो आधारित किताबें हैं उनको खूब पढ़ते हैं। तो गुप्तचर जी एजेंसी जो है नीतीश कुमार का, जो मतलब खुफिया एजेंसी है, बहुत मजबूत है। हम्म, कौन किस नेता से मिल रहा है, कौन किसका नेता से संबंध मधुर हो रहा है। गठ पार्टनर तो बीजेपी है, पार्टनर तो जेडीयू का बीजेपी है, लेकिन नीतीश कुमार उन नेताओं से इन दिनों नाराज हैं जिनका बीजेपी से मधुर संबंध है। ललन सिंह का आपने देख लिया। कल या परसों जो अधिवक्ताओं के बैठक में जब गए थे नीतीश कुमार, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मैंने आपको बताया कि जो जी सीटों की जो क्रमशः नीतीश कुमार के बगल में जनरली जो सीट कुर्सी लगती रही है विजय चौधरी का है, लेकिन हम्म, इस बार विजय चौधरी के स्थान पे विजेंद्र यादव थे। और आप उस फुटेज को यदि देखे होंगे कि जैसे ही मंच पे नीतीश कुमार आते हैं, विजेंद्र यादव के साथ हंसी ठिठोली करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके शरीर हम्म, पकड़ के थोड़ा उनको हिला भी रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं। जी तो नीतीश कुमार कब किसका कद छाट दे, कब किसका कद बढ़ा दे, और कब किसको फ्री छोड़ दे, और नहीं ऋषि जिसको जी, फ्री छोड़ दे ऋषि जी वो एक समझे। बड़ी सूचना आ रही एक है। मिनट एक एक मिनट बड़ी ऋषि जी एक एक मिनट बड़ी सुन। सूचना आ रही है, मैं आपको जानकारी दे दूं। ये फुटेज देखिए आप, आज की है। अशोक राजपथ और पटना जंक्शन के आसपास के जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसका जायजा ले रहे हैं नीतीश कुमार। ये भी फुटेज देखिए, उसके बाद ये भी फुटेज देखिए। और कहीं भी इन सब फुटेज में, मैं आपको बताऊं, कहीं भी इन सब फुटेज में विजय चौधरी नजर नहीं आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हालिया दिनों में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई मौका होगा जब विजय चौधरी ना दिखे। विजय चौधरी ना दिखे लेकिन सम्राट चौधरी भी दिख जाते थे। उसके बाद संजय झा कहीं कहीं, जब यहाँ ये दोनों नहीं रहते थे, कहीं ना कहीं संजय झा दिख जाते थे। आज ये सब कहीं नहीं है। और अधिवक्ताओं के सम्मेलन की बात, जो वकीलों के सम्मेलन की बात जो कह रहे हैं, उसमें विजेंद्र यादव बगल में है। विजेंद्र यादव किस खेमे की सियासत की हिमायत करते हैं, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अब आप बताइए, आज की फुटेज को देखने के बाद अचानक से विजय चौधरी को फ्रंट से हटाना। नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्रों में विजय चौधरी है। एक दो विधायक जो अभी भी जेडीयू में हैं, उन विधायकों का टिकट विजय चौधरी की वजह से हुआ, और इस बार भी कहा जा रहा है विजय चौधरी की वजह से मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि विजय चौधरी को नीतीश कुमार ने अपने क्लोज सर्कल से दूर कर दिया है, लेकिन जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए, आपके पास पल पल की अपडेट होती है। ये पिछड़े वर्गों को संदेश देने की कोशिश है, ये भारतीय जनता पार्टी को संदेश देने की कोशिश है कि आपके वेल विशर की भी हम सुनने को तैयार नहीं है, या ये संदेश देने की कोशिश पार्टी के पावर इक्वेशन को समझने वाले लोगों को। देखिए, मैं उस वाक्या को आपको बता दूं। आप बीच में कुछ डेवलपमेंट आ गई थी जिसको अपने दर्शकों को बताना उचित समझा। और उस मंच से, अधिवक्ताओं वाले जो मीटिंग हुई, उस मंच से चर्चा ये भी है कि संजय गांधी और जो सराफ साहब है, सुनील सराफ, ये क्या नाम है उनका, उनके प्रति भी नीतीश कुमार ने एक तरह से नाराजगी प्रकट की। और चर्चा है कि इन दो नेताओं का भी संबंध बीजेपी के नेताओं से अधिक मधुर मधुर है। यानी बीजेपी के, जेडीयू के उन नेताओं से जिनका बीजेपी से इन दिनों मधुर संबंध है, उन नेताओं से नीतीश कुमार नाराज है। और नीतीश कुमार की नाराजगी का कारण भी है कि देखिए, ललन सिंह, संजय झा जेडीयू की तरफ से बीजेपी से बातचीत कर रहे थे, और आज तक, यानी अभी तक, ये दो नेता इस काम में सफल नहीं हो पाए हैं जिसके लिए नीतीश कुमार ने उनको नियुक्त किया था। मतलब सीएम फेस को लेकर, सीटों को लेकर। संजय झा का क्या रोल है? संजय झा का ये रोल है कि वो नीतीश कुमार के दूत है। ललन सिंह का क्या रोल है? जी वो नीतीश कुमार के दूत है। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है वो बीजेपी को कौन बताएगा? संजय झा और ललन सिंह। तो जो बार्गेनिंग का काम ललन सिंह और संजय झा के कंधों पे था, वो अब तक असफल रहे हैं। वो अपने संबंध बनाने में लगे हुए हैं, और जो काम नीतीश कुमार ने उनको सौंपा, वो अभी तक तो असफल नजर आते हुए दिख रहा है। क्योंकि यदि आप देखें तो नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह पार्टी के सर्वसर्वा है, रणनीतिकार है। बिहार का चुनावी कमान उन्हीं के हाथों में होगा। और अमित शाह ने
ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लीडरशिप को लेकर बार बार कहा जा रहा है नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में चुनाव होगा, नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में चुनाव होगा, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, इसको लेकर कोई मतलब क्लियर स्टैंड नहीं है। यदि एक दो छोटे मोटे नेताओं का बयान को छोड़ दे तो इस कारण नीतीश कुमार, संजय झा और इनसे नाराज हैं। विजय चौधरी, आपके बात से सहमत हूं। देखिए, यदि आप टॉप 3 में देख लीजिए तो टॉप 3 में कौन है? ललन सिंह है, भूमिहार है। संजय झा कौन है? ब्राह्मण है। विजय चौधरी कौन है? भूमिहार है। यानी नीतीश कुमार राजनीति क्या करते हैं? पिछड़ों का करते हैं। तो कैडर में मैसेज क्या जा रहा है कि भैया वोट दे, हम मौज मारे भूमिहार ब्राह्मण है। तो कहीं ना कहीं एक हो सकता है कि एक मैसेज देने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। हालांकि विजय चौधरी एक तरह से यस मैन है नीतीश कुमार के, जो नीतीश कुमार कहेंगे वो उसमें वो बिल्कुल उनकी सहमति होती है और एक तरह से यस मैन माने जाते हैं नीतीश कुमार के। लेकिन हो सकता है पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए, हालांकि एक दो कार्यक्रम के संकेतों से आप कोई बड़ा रीड आउट हम लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है और संकेत के आधार पर ही आगे की क्या गतिविधि होगी, आगे का क्या डेवलपमेंट होगा, पत्रकार थोड़ा नापने का और मापने का प्रयास करते हैं। वही हम लोग कर रहे हैं कि विजेंद्र यादव विजय चौधरी की कुर्सी पे क्या कर रहे थे, क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है? जी, कुर्सी विजय चौधरी की हो, विजेंद्र यादव की है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा दरअसल ऋषि जी ये है, बहुत साफ साफ शब्दों में कहे तो जनता दल यूनाइटेड में दो धाराएं हैं, एक जो सेकुलर खेमे के साथ राजनीति करना चाहती है और एक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करना चाहती है। जिन लोगों का नाम आपने लिया कि जो अक्सर नीतीश कुमार के विश्वास पात्रों में गिने जाते रहे, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो या काफी हद तक विजय चौधरी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक संबंधों को बनाए रखने की हिमायती। लेकिन जिनको आपने बगल में बैठे हुए देखा, उनके बारे में धारणा है कि वो सेकुलर कैंप के साथ राजनीति करने के हिमायती है, विजेंद्र यादव या वशिष्ठ नारायण सिंह या जो दूसरे लोगों की बातें कही जाती है। सवाल ये है कि जदयू भाजपा के बीच सीट शेयरिंग का मसला सुलझा नहीं है। सीट शेयरिंग का मसला सुलझा नहीं है तो सेकुलर गठबंधन के हिमायती लोगों को अपने साथ बिठाकर ज्यादा तवज्जो देकर नीतीश कुमार क्या सामने वाले कैंप को संदेश दे रहे हैं या अपने सहयोगी को संदेश दे रहे हैं कि देखो भाई दरवाजा खुला हुआ है। और ये सवाल मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं, छोटे सहयोगी दल जो एनडीए में है, 3 तो फिलहाल है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चौथे की एंट्री भी संभावित बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इनकी महत्वाकांक्षाएं और सीटों का मामला भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भाजपा के कोटे में डाल रखा है कि हम 122 से नीचे नहीं है, मांझी जी की 7 सीटों को छोड़ दे तो हम 115 से नीचे नहीं है, बाकी आप लोग समझिए क्या करना है कैसे नहीं करना है, वो 121 या 128 में आप समझते रहिए, उससे ज्यादा नहीं जानते। तो ये मसला जब अब तक नहीं सुलझा, बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर के अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई कि 25 से 30 फिर से नीतीश या 25 से 30 भारतीय जनता पार्टी का कोई बिहारी देवेंद्र फडणवीस, फिर से नीतीश या कोई बिहारी देवेंद्र फडणवीस, क्या है बताइए। इन सब मसले के बीच में बिहार कहाँ जा रहा है? एक बात बता दूं, जब तक नीतीश कुमार एनडीए में है कोई देवेंद्र फडणवीस बिहार के फडणवीस और उडनवीस नहीं चलने वाला है। 25 से 30 फिर से नीतीश ही होंगे यदि एनडीए में नीतीश कुमार रहते हैं तो। इस बात को नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ठीक है। और सीट शेयरिंग कोई बड़ा मसला नहीं है, बड़ा मसला जो है सीएम फेस को लेकर है। 25 से 30 फिर नीतीश होंगे कि नहीं होंगे, इस पर बीजेपी को सहमति देनी है। सीट शेयरिंग कोई बड़ा मसला नहीं है। और जहां तक सीटों की बात है तो जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा में जिस प्रकार से रेशियो रहा है जेडीयू बीजेपी का, उस हिसाब से सीट बांट लीजिए। 17 बीजेपी और 16 जेडीयू। नहीं, विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी जेडीयू का कहां कैसे कितनी संख्याओं पे लीड रहा है, उस उधार पे बांट लीजिए आप। 77 पे जेडीयू की लीड थी शायद और 68 पे बीजेपी की लीड थी, ऐसा ही कुछ था। तो उसी रेशियो में सीटों का बंटवारा चाहते हैं कि भाई ये जेडीयू का तर्क है कि लोकसभा चुनाव
तो नरेंद्र मोदी जी के फेस पे लड़ रहे थे, फिर भी सीटों के, विधानसभा सीटों के आधार पे देखिए तो जेडीयू को लीड है। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा कि लोकसभा चुनाव आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रहे थे। नरेंद्र, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के कारण एनडीए को वोट मिलता है, लेकिन जो लीडिंग जो सीट है विधानसभा वाइज में जेडीयू बीजेपी से आगे है, तो उसी रेशियो में सीटों का बंटवारा हो जाए और जो छोटे छोटे जो पार्टनर हैं जो जिनके साथ अटैच है उनके कोटे से सीट दे दिया जाए जी। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो फंसा हुआ है मुख्यमंत्री फेस को लेकर है, और इसीलिए इन दिनों नीतीश कुमार के फायरिंग रेंज में ललन सिंह है, इसलिए नीतीश कुमार के फायरिंग रेंज में संजय झा है, क्योंकि इन दिनों इन खासकर इन दो व्यक्तियों के कंधों पे ये जिम्मेवारी थी कि आप बीजेपी को कैसे भी मनाइए इस मसले को लेकर, लेकिन अभी तक तो असफल रहे हैं। उम्मीद था कि मधुबनी के या प्रधानमंत्री के सभा में प्रधानमंत्री कुछ संकेत देंगे, संकेत तो देते हुए दिखे नहीं। हालांकि नीतीश कुमार ने सभा बांधने का प्रयास किया। बोल रहे थे प्रधानमंत्री, मिथिला में अंग्रेजी बोल रहे थे। अब अंग्रेजी में नीतीश कुमार कैसे, आप देखिए लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का समय पूरा हो गया। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव में भी एक नीतीश कुमार जीत गए हैं, अध्यक्ष हो गए हैं, और वो भी बिहार के हैं, अररिया के। बिहार के लोगों को नीतीश कुमार से मुक्ति नहीं मिल रही है फिलहाल, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जब तक नीतीश कुमार एक्टिव है तब तक मुझे नहीं लगता है बिहार और एनडीए को नीतीश कुमार पीछे छोड़ने वाले हैं। हाथ जिसका हाथ नीतीश कुमार पकड़ लेते हैं जल्दी छोड़ते नहीं है। बीजेपी को आसानी से छोड़ेंगे नहीं। जी चलिए, आप कह रहे हैं बीजेपी को आसानी से छोड़ेंगे नहीं, झुकेगा कौन? एक आगे वो पीछे, बीजेपी झुकेगा भाई। आपने नानी फैक्टर बताया ना, केंद्र के सरकार को भी तो संभालना है, केंद्र के सरकार को भी तो संभालना है। और नरेंद्र मोदी कितने महत्वाकांक्षी हैं ये कहने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी के अपने राजनीतिक विरासत पे खतरा होगा तो नरेंद्र मोदी कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हो जाएंगे, और बिना नीतीश कुमार के नैया पार नहीं होने वाली है। ऋषि जी एक चीज बताइए, बिहार की रहने वाली है, बिहार की बेटी है नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर पर लखनऊ में एफआईआर की गई है। नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठाया, एक नागरिक की हैसियत से सबका सवाल उठाना हक है, हमारा आपका सबका, कि जो पहलगाम में हुआ उसको किसी पाकिस्तानी ने या किसी पाकिस्तान के चैनल ने या किसी ने, पता नहीं किसने, उसको टैग कर दिया, अपने यहाँ दिखा दिया कि देखो भारत में इस तरह की चीजें। भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सवाल उठाना हमारी खूबसूरती है। आपके यहाँ तो आधा मिलिट्री नाम का डेमोक्रेसी वही है पाकिस्तान में। वहां कोई सवाल कैसे उठाएगा? सवाल उठाएगा तो नवाज शरीफ की तरह जेल में जाएगा। यही है पाकिस्तान में। नेहा सिंह राठौर ने सवाल, उसका वीडियो कोई शेयर कर दे तो नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर। और इससे भी बड़ी बात कि बिहार की किसी पार्टी के पॉलिटिशियन ने सवाल नहीं उठाया है। और सबको अब सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि जाति की राजनीति सभी कर रहे हैं, तो नेहा सिंह राठौर भी तो किसी न किसी जाति से आती है। कहां गए जाति की राजनीति करने वाले लोग? बिहार की मुख्यमंत्री इशरत जहां बिहार की बेटी है, ये कहा गया ना कि नहीं कहा गया? सार्वजनिक मंच से कहा गया। नेहा सिंह राठौर के लिए कोई क्यों नहीं कह रहा है कि बिहार की बेटी है? वो तो अपनी लोक गायिका है, वो गाना गाती है, वो लोगों को बेरोजगारी, महंगाई, इन सब सरकारी वैकेंसी, देश की सुरक्षा, इन सब मुद्दों पर एक सामाजिक दायित्व जो होता है एक कलाकार का, उसको वो निभाती है। आज सब चुप क्यों है? देखिए, सरकार को लोग कभी पसंद नहीं है, सरकार को राज दरबारी, राजकवि जो होते हैं ना वो पसंद है। वो गाना है ना मुकेश का कि जो तुम बात कहोगे वही बात, क्या है लाइन मुझे याद नहीं आ रहा है, वो फेमस गाना है जी। हाँ बताइए, गाना बता दीजिए तो फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के नेताओं को तो इस पर बोलना चाहिए था, वो क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है बिहार के लोग बोले या ना बोले। मैं तो कह रहा हूँ नेहा सिंह राठौर के साथ पूरे हिंदुस्तान के लोग 145 करोड़ लोगों को स्टैंड करना चाहिए। नेहा सिंह राठौर क्या सवाल कर रही है?
नेहा सिंह राठौर सवाल कर रही है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुआ। सबसे बड़ा सवाल तो नेहा सिंह राठौर यही कर रही है ना अपने कविता और लोकगीत के माध्यम से। वो सबसे बड़ा सवाल सरकार से कर रही है कि ये चूक कैसे हुआ, जहां 2500-3000 लोगों की 2500-3000 लोग जहां इकट्ठा हुए थे, एक वेल नोन सैलानियों का पब्लिक स्पॉट था, वहां पे सुरक्षा के नाम पे एक भी कांस्टेबल तैनात नहीं किए गए थे, और आपके पास इनपुट था कि यात्रियों पे सैलानियों पे हमला हो सकता है। आपके पास इनपुट था कि आतंकवादी जो है रैकी कर रहे हैं। मैं आपको एक बड़ा इनपुट देने जा रहा हूं, शायद बहुत कम पत्रकारों को इसकी जानकारी होगी कि नवंबर 2024 में दैनिक भास्कर, यदि मैं सही हूं, दैनिक भास्कर के एक बड़े पत्रकार जो जम्मू एंड कश्मीर को कवर करते हैं, उन्होंने अपने स्टोरी में छापा था कि हाँ, करीब 100 से 125 विदेशी पाकिस्तानी आतंकवादी ने घुसपैठ किया है जम्मू एंड कश्मीर में। जब एक पत्रकार को इतने बड़े इनपुट की जानकारी थी तो क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? नंबर 2, कई चैनलों पर मैं देख रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला को घेरा जा रहा है। अरे भैया, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करती है, और जितने भी मीटिंग हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और गवर्नर का, उसमें मुख्यमंत्री को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया है। तो मुख्यमंत्री को आप कैसे जिम्मेवार मानते हैं? जी। तो ये तमाम सवाल नेहा सिंह राठौर सरकार से पूछ रही है। ये लोकतंत्र है, और ये एक माहौल बनाया जाता है टीवी डिबेट में कि अभी सबसे सुनिए ना मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, बेटी कहीं की भी हो, बिहार की हो, यूपी की हो, कहीं की, हिंदुस्तान की बेटी है, और वो कोई किसी सरकार को टारगेट नहीं कर रही है। देश पे हमला हुआ है, उसका कारण क्या है वो जानना चाहती है बेचारी। क्या उसकी गलती है? ये जो 28 से 30 लोग शहीद हुए हैं, वो किनके असफलता के कारण शहीद हुए हैं, वो जानना चाहती है। यही उसकी गलती है। ऋषि जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, सीधा सवाल, स्ट्रेट क्वेश्चन मेरा। मेहुल चौकसी एक भगोड़ा है, सभी जानते हैं, डिफॉल्टर है, सभी जानते हैं, गुजरात का है, सभी जानते हैं, लेकिन उस मेहुल चौकसी को, जो गुजरात का है, उसे प्रधानमंत्री जो खुद गुजरात से आते हैं, नरेंद्र मोदी, वो मेहुल भाई कहकर संबोधित करते हैं ना। नेहा सिंह राठौर की छवि तो मेहुल चौकसी वाली नहीं है। नेहा सिंह राठौर तो साफ सुथरे तरीके से अपना अश्लीलता के विरोध में अभियान चलाती है, गाना गाती है, अपना लोक गायिका है, भोजपुरी में गाना गाती है, हिंदी में भोजपुरी मिक्स गाने गाती है। तो नेहा सिंह राठौर को नेहा बहन कहने वाले लोग बिहार में क्यों नहीं है? ये सवाल है। जब प्रधानमंत्री एक गुजराती भगोड़े को मेहुल भाई कह सकते हैं, तो बिहार के लोग नेहा बहन कह के क्यों नहीं संबोधित कर सकते? क्यों उसके पक्ष में नहीं खड़े हो सकते? सीधा सवाल है। देखिए, जनता को इमोशनल भंवर में फंसाने का प्रयास जो तथाकथित गोदी मीडिया है वो कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जो एक आतंकवादी नैरेटिव बनाना चाह रहे थे, जो हमारे जो सोशल फैब्रिक है उसको तोड़ना चाह रहे थे, उसी नैरेटिव को हर दिन टीवी में परोसा जा रहा है। और नेहा सिंह राठौर तो सरकार से सवाल कर रही है कि भैया, ये जो हमारे 28 भाई बंधुओं की जो ये मतलब उनके साथ जो ये कायराना हरकत पाकिस्तान के कुछ भेड़ियों ने किया है, उसको उस भेड़ियों को कश्मीर में आप कैसे आने दिए? आप तो कहते हैं 56 इंच की सरकार है, चाणक्य जैसे दिमाग वाले गृह मंत्री हैं देश के। तो गृह मंत्री सिर्फ सरकार गिराने और बनाने के लिए है, विधायक खरीदने के लिए है? तो सफलता आपके सर बंधेंगे, और सफलता नेहा सिंह राठौर के कंधों पे जाएगी। जी बिल्कुल। मैं तो सैल्यूट करता हूं नेहा सिंह राठौर को, मैं सैल्यूट करता हूं उस बहन को। उस न बेचारे को कोई बड़ा बैकग्राउंड है, इतनी हिम्मत तो है। अरे भाई,
चमचागिरी और ये जो राज दरबारी करने का काम कोई भी कर सकता है। हिम्मत उनमें उस व्यक्ति को सलाम करने का मन करता है, उस बहन को सलाम करने का मन करता है जिसमें इतना हिम्मत है कि सरकार से आंख में आंख डाल के वो सवाल कर रही है। जी, अच्छा एक मिनट ऋषि जी, थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दों पर वापस लौटते हैं। ये सवाल बड़ा वाजिब सवाल था, इसलिए इसको हम चर्चा के बीच में ले आए कि जब नरेंद्र मोदी के नहीं, लिए बिल्कुल गुजराती होने सही की किया वजह से आपने। मेहुल भाई हो सकते हैं, तो बिहार के लोगों के लिए नेहा सिंह राठौर भी नेहा बहन हो सकती है, और लोगों को पक्ष में खड़े होना चाहिए इस एफआईआर के विरुद्ध। सवाल अब थोड़ा राजनीतिक है, क्योंकि वही हम लोगों ने एनडीए की चर्चा कर ली। एक तो जरा मैं 2 सेकंड लूंगा, मैं 2 सेकंड लूंगा। अभी वीर कुंवर सिंह का जयंती मनाए थे राजीव प्रताप रूडी, अपने आप को राजपूतों के नेता मानते हैं ना। नेहा सिंह सब लोग राठौर अपनी टाइटल से अपनी हमें लग जातियों रहा है के कि नेता हमारी हो बहन गए हैं। राजपूत। नहीं नहीं, सुन तो लीजिए ना, टाइटल से लग रहा है कि हमारी बहन राजपूत कौम से है, उस वीर कौम से है। ये रूडी जी कहाँ चले गए? ये नेहा सिंह राठौर भी तो हिंदू है। ये गिरिराज सिंह कहाँ चले गए? ये जो बड़े बड़े टीकी बांध के चलते हैं, कहाँ चले गए गिरिराज सिंह? एक हिंदू बेटी को सोशल मीडिया पे गाली दिया जाता है, एफआईआर कराया जाता है, क्योंकि वह सवाल कर रही है सरकार से कि ये असफलता क्यों हुआ। आप अपने आप को चौकीदार कहते हैं। हमारे सोसाइटी में यदि कोई घटना हो जाता है तो हम चौकीदार से सवाल करते हैं कि भैया तुम कहाँ था। चौकीदार से सवाल भी ना करें कि चौकीदार का सिर्फ महिमा मंडित करे, भैया नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया कि चोरी हो गई। यही ना बेचारी यही ना कर रही है कि चौकी भैया चौक तुम तो प्रधान चौकीदार थे ना। अमित शाह द्वितीय चौकीदार, राजनाथ सिंह तृतीय चौकीदार, तो प्रधान चौकीदार से सवाल होगा ना। और प्रधान चौकीदार से सवाल होगा तो पेट में दर्द क्यों होने लगता है भैया? अच्छा, डोभाल साहब कितने नंबर के चौकीदार हैं? भाई वो प्रथम ये टॉप 5 में नहीं है, बहुत पीछे हैं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए 80 साल की उम्र में कितना मेहनत करेंगे। तो चलिए थोड़ा राजनीतिक मुद्दों पर वापस आते हैं। एनडीए की चर्चा तो आपने कर ली, अब जरा यूपीए का है पूरा। पहले यूपीए नाम था, महागठबंधन हुआ, अब बिहार में कुछ लोग महागठबंधन भी कहते हैं, इंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इंडिया में भी कम माथापच्ची नहीं है, और इंडिया की चर्चा हो तो आजकल तो ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति कांग्रेस की चर्चा के बिना हो ही नहीं रही है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि अपने होशो हवास में मैंने कभी कांग्रेस को इतनी सीरियसली बिहार के लोगों के बीच कांग्रेस को लेकर इतनी सीरियसनेस नहीं देखी थी जो अब देखी जा रही है। लेकिन वही है ढाक के 3 पात, जनता कांग्रेस के लिए सीरियस हो रही है। कांग्रेस खुद जनता के लिए और बिहार की जनता से जुड़ने के लिए कितनी सीरियस है, ये अभी भी सवाल है। मैं अभी बिहार में हूं और घूम करके देख रहा हूं, हर चौक चौराहे पर कांग्रेस मौजूद है इस बार, जो पहले कभी भी कई चुनाव को कवर करते वक्त मैंने नहीं देखा है। आपने भी नहीं देखा होगा कि कांग्रेस की चर्चा हो रही हो। हम लोग के जन्म के पहले कभी कांग्रेस सत्ता में थी और लोग चर्चा करते थे, होशो हवास के पहले भी। आज की तारीख में मैं कम से कम अपने होशो हवास में पहली बार देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार में हर चौक चौराहे पर मौजूद है। लेकिन कांग्रेसी इसे नहीं समझ पा रहे हैं। क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस देखिए नब्ज मैं को, बिहार की सियासत के बदलते हुए नब्ज को नहीं पकड़ पाना, क्या फिर बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए वाटरलू साबित हो जाएगा? देखिए मेरा ये मानना है कि विगत यदि एक दशक में देखें तो जो पार्टी हाईकमान है, खासकर गांधी परिवार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं, इन दिनों बिहार को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी का 3 या 4 यात्रा हो चुका है अभी तक, और मुझे नहीं लगता है कि इतना समय राहुल गांधी ने या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने बिहार को दिया होगा। तो कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है वो बिहार को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और इस कदम में उन्होंने शुरुआत भी कर दिया। राजेश राम जैसे तेजतर्रार नेता को अध्यक्ष बनाया, कन्हैया कुमार जैसे अच्छे वक्ता को इंट्रोड्यूस किया, पदयात्रा भी कन्हैया कुमार ने किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको ग्राउंड तक पहुंचाने कितना पहुंचा पा रहे हैं, संगठन को कितना मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, आपने जिलाध्यक्षों के पूरे जिलाध्यक्ष को बदल दिया, कई ऐसे जिलाध्यक्ष जो पूर्व में थे उनको कंटिन्यू कर दिया, लेकिन कार्य क्षमता के आधार पे आपने जो सूची में देख रहा हूं, बहुत मुझे निराशा हो रही है कि ऐसे ऐसे लोगों को आपने जिलाध्यक्ष बना दिया जो 5 वोट पार्टी को नहीं दिला सकता। ऐसे लोगों को जिलाध्यक्ष बना दिया कि
उस जिला या उस क्षेत्र के जो सामाजिक समीकरण है उसको एक तरह से बिल्कुल अनदेखा कर दिया। यदि मुजफ्फरपुर की ही बात करें, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो वहाँ कास्ट समाज से आने वाले व्यक्ति को आपने जिलाध्यक्ष बनाया है, और कास्ट शहरी एरिया में जिस कुछ समाज का पॉकेट्स में कहीं है, वोट नहीं मिल रहा। कहीं कहीं वोट नहीं है, और वोटिंग भी कम होती है। ठीक है, 50-60 हजार वोट है शहरी एरिया में, लेकिन उसकी वोटिंग 15-20 हजार से अधिक नहीं होती है। और सिर्फ मुजफ्फरपुर शहर ही, पूरा मुजफ्फरपुर नहीं है। मुजफ्फरपुर में जी आप औराई भी है, बोचा बोचा है, कांटी है, तमाम ऐसी सीटें हैं। तो उस हिसाब से आपको सामाजिक समीकरण के हिसाब से आपको वहां पे अपॉइंटमेंट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जी राजेश राम जी की भी जिम्मेवारी है कि वो क्षेत्र में जाए, लोगों के बीच जाए, लोगों से मुलाकात करे, जी क्योंकि राजेश राम से बहुत उम्मीद है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं, वो उनका अभी तक कोई एक छत्र नेता बिहार में नहीं रहा है। जनरली वो नीतीश कुमार को वोट करते आते हैं। महादलित समाज जो है, खासकर रविदास समाज जो है, अभिषेक जी, वो उसका झुकाव नीतीश कुमार के प्रति रहा है। अब तो लेकिन उसे अपना नेता राजेश है, राम के लेकिन नेता कब पहुंचेंगे राजेश समाज के बीच? हाँ, यही मैं यही कह रहा हूं। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि सकरा में इतना बड़ा अग्निकांड हो गया, कई रविदास समाज से आने वाले लोगों का घर जल गया, कई जो मासूम बच्चे थे आग के आगोश में आ गए, कईयों की जान चली गई। वहां राजेश राम जी को जाना चाहिए था। चिराग पासवान गए थे, लालू राजद की टीम गई थी, कांग्रेस के नेता क्यों नहीं पहुंचे? तो ऐसे ऐसे घटनाओं पे आपको मतलब फोकस रखना पड़ेगा। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि राजेश राम जी को जाना चाहिए था, खुद जाना चाहिए था, खुद जाना चाहिए था। तो इसे एक मैसेज कन्वे होता है। तो मेरा कहना है कि आपने राजेश राम को बना दिया। दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल मैसेज दीजिए उस समाज को कि भाई हम इस समाज से आने वाले, आपके समाज से आने वाले व्यक्ति को हमने अध्यक्ष बनाया है। यदि आप दिल खोल के इनको आशीर्वाद देते हैं तो हो सकता है कि यदि गठबंधन सत्तासीन होती है। अच्छा ऋषि जी, आप कांग्रेस की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी चर्चा मैंने सुनी है कि बहुत जल्दी कमेटी आने वाली है और एक बेहद ताकतवर कार्यकारी अध्यक्ष बिहार कांग्रेस में लाए जाने की चर्चा है। अब लाए जाएंगे नहीं लाए जाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन चर्चा है कि बेहद ताकतवर कार्यकारी अध्यक्ष लाए जाएंगे, कई सारे उपाध्यक्ष, जिला प्रभारी सचिव वगैरह भी बनाए जाएंगे जो चुनाव के समय में इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये वर्किंग प्रेसिडेंट का मामला क्या है? कौन सा चेहरा है जिसको लेकर बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है? देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था कि जैसे ही राजेश राम को अध्यक्ष बनाया जाएगा, संभवतः कार्यकारी अध्यक्ष और कई प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। और कार्यकारी अध्यक्ष में देखिए सामाजिक समीकरण को भी देखना चाहिए पार्टी को। और कार्यकारी अध्यक्ष में सबसे अधिक जो नाम चल रहा है, जो मेरे पास खबर, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं, प्रेमचंद मिश्रा का नाम सबसे मजबूती से चल रहा है। वो हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के भी दावेदार थे और उनकी जो दावेदारी थी बहुत गंभीरता पूर्वक चल रही थी। लेकिन राजेश राम साहब को जिम्मेवारी दिया गया। यदि राजेश राम महादलित समाज से आते हैं, रविदास समाज से आते हैं, तो ब्राह्मण एक बड़ा तबका जो है कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। और प्रेमचंद मिश्रा पुराने नेता हैं। आपको तो जानकारी होगी, मुकुल वासनिक के बैचमेट रहे हैं, NSY में मुकुल वासनिक के साथ रहे हैं, मुकुल वासनिक के साथी हैं। तो पुराने नेता हैं, अपने जीवन का बहुत समय उन्होंने पार्टी के लिए दिया है। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद मिश्रा कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और जातीय समीकरण को देखते हुए 2-3-4 जो है उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जिसमें अन्य कास्ट के लोगों को, जिसमें EBC है। यहाँ ऋषि जी एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद मिश्रा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का मतलब होगा, जितना मैं समझ पा रहा हूं, कि जिन चीजों को करने में राजेश राम शायद सक्षम नहीं हो पा रहे अपने विनम्र व्यवहार के कारण, एक मजबूत आउटलुक, जो कहा जाता है ना कि एक मजबूत आउटलुक बिहार कांग्रेस का दिया जाना। जैसे नरेंद्र मोदी, कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी लच्छेदार भाषण देते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन एक हाई हैंडेडनेस वाला चेहरा चाहिए था, तो अमित शाह उनके साथ थे।
कंटेम्पलेट करने के लिए उनको। अब कहा जा रहा है इसी तरह से प्रेमचंद मिश्रा को लाया जाएगा, और प्रेमचंद मिश्रा को लाने का मतलब होगा कि एक तरफ से दलित सवर्ण भी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। ईबीसी और ओबीसी पर कांग्रेस पार्टी का घोषित एजेंडा है, खासकर ईबीसी पर कांग्रेस पूरी तरह से लगी हुई है। और जितने सारे, कम से कम सदाकत आश्रम से लेकर जिला स्तर तक जो नट बोल्ट टाइट करने की जरूरत है चुनाव के लिए, उसमें मैंने जानकारी लेने की कोशिश की तो बताया गया कि प्रेमचंद मिश्रा से ज्यादा बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के पास फिलहाल है नहीं। तो हम यही आपसे जानना देखिए चाहते हैं कि कांग्रेस क्या मैसेज दे रही है इसके थ्रू, क्योंकि अभी चर्चाओं के लेवल पर ये बाजार है, होगा नहीं होगा वक्त बताएगा। एक मैसेज देखिए, इन दिनों जेडीयू बीजेपी का भी फोकस मिथिला के प्रति अधिक है। आप देख रहे होंगे संजय झा तमाम प्रोजेक्ट को ले गए, तो मिथिला से आने वाले प्रेमचंद मिश्रा को जिम्मेवारी दी जा सकती है ताकि मिथिला के समीकरण को भी साधा जाए, ब्राह्मणों का भी समीकरण साधा जाए। प्रेमचंद मिश्रा विनम्र स्वभाव के हैं, लेकिन संगठन के अच्छे जानकार हैं, और खासकर विनम्र है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। राजेश राम औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर बिहार और मिथिलांचल को समझने वाले एक ऐसे नेता को जो पार्टी देगी जो उत्तर बिहार और मिथिला को बेहतर समझते हो, ब्लॉक स्तर तक समझते हो, वार्ड स्तर तक समझते हो। उसमें मुझे लगता है सबसे बेहतर यदि कोई चॉइस होगा, ऐसे तो पार्टी का निर्णय है, प्रेमचंद मिश्रा होंगे। ऐसे उपाध्यक्ष के कई दावेदार हैं, तमाम समीकरण को पार्टी देखेगी, जातीय क्वेश्चन को देखेगी, क्षेत्रवार क्या रिप्रेजेंटेशन देना है पार्टी को भी देखना है। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के लिए सबसे तेजी से जिस नाम का चर्चा है, और सदाकत आश्रम से लेके कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यालय तक, वो प्रेमचंद मिश्रा जी का है। जी आखिरी सवाल, एनडीए गठबंधन के अंदर जो पेच है उससे कम पेच इंडिया अलायंस या महागठबंधन के अंदर नहीं, और वो पेच चुनावी साल में, जब अब चुनाव में बमुश्किल 6 महीने रह गए, 5 से 6 महीने, 4 महीने बाद या 3 महीने बाद आप देखेंगे अप्रैल खत्म हो रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, यानी 4 महीने, 4 महीना बीतते बीतते बिहार में आचार संहिता लग जाएगी। यही सत्य है कि आचार संहिता 4 महीना बीतते बीतते लग जाएगा। महज 120 दिन बचे हुए, इन 120 दिनों में 243 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन कैसी तैयारी कर रहा है। अभी तक देख रहे हैं मैनिफेस्टो कमेटी पर, ठीक है ये सब तो काम साइड का काम है, असली काम मैनिफेस्टो में क्या जाएगा सबको पता है। राहुल गांधी का जो एजेंडा है वो जाएगा, तेजस्वी यादव का जो एजेंडा है वो जाएगा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, आरक्षण, जाति जनगणना, नौकरी, रोजगार, माई बहन योजना, ये सब जाएगा। राहुल गांधी जो कहते हैं कि रोजगार की गारंटी, सरकारी नौकरी, उसके बाद अग्निवीर तो बिहार सरकार के हाथ में है नहीं, लेकिन मुद्दा बनेगा। ये सारी चीजें यहां मुद्दे के रूप में जाएंगी। किसानों की एमएसपी गारंटी का मुद्दा भी कांग्रेस लाने की कोशिश करेगी। सवाल यह है कि असली बात है सीट शेयरिंग, कांग्रेस 70 से नीचे नहीं लड़ेगी, ये बात तय है। और अगर मुकेश सहनी इस अलायंस में बने रह गए तो शायद 5-6 सीटें कांग्रेस भी छोड़े, 5-6 सीटें राजद भी अपने कोटे से छोड़े, यही होगा। लेकिन कांग्रेस छोड़ेगी, साथ साथ कुछ सीटों की अदला बदली भी होगी, एनडीए में भी हो रहा है, यहां भी हो। सवाल यह है कि इस बार क्या बिहार में, जब नीतीश कुमार को लेकर सवाल है, उनके वोटर के मन में कंफ्यूजन है कि बीजेपी कहीं खेला ना कर दे, वहीं बीजेपी के सीटों पर जेडीयू के कोर वोटर संशय की दृष्टि से देख रहे हैं, जेडीयू की सीटों पर बीजेपी के कोर वोटर संशय की दृष्टि से देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ जो तबका जुड़ने की इच्छा रखते हुए भी जुड़ नहीं पा रहा है, उसे जोड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी, मुकेश सहनी, वाम दलों और दूसरे दलों की है, पशुपति पारस की है। तो इस परिस्थिति में ये अलायंस किस शेप में सामने आएगा, और क्या 2020 में चिराग मॉडल की वजह से बाय डिफॉल्ट सत्ता के करीब पहुंच चुका है यह अलायंस, जो कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की कमजोरियों की वजह से 70 में 19 सीटें कांग्रेस जीत पाई। हालांकि मैं कांग्रेस को एक तरफा दोष नहीं देता क्योंकि रुला रुला कर कांग्रेस को सीटें आखिरी दौर में दी जा रही थी कि आप ये रख लो, आप ये रख लो। तो आज की परिस्थितियों में क्या लगता है कि इन सब चीजों पर पहले से कोई कंक्रीट एजेंडा के साथ, पहले से कैंडिडेट भले बाद में आए, बाद में आना बेहतर है, बिना एनडीए का मोहरा देके मत दीजिए अपना कैंडिडेट, ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन सीटें तो पहले से क्लियर हो जाए कि कौन किस पार्टी के पाले में है, भले घोषणा ना करें, लेकिन क्लियर तो हो जानी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा या तमाम ऐसे जो छोटे घटक हैं, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं,
यदि उनको ठीक ठाक सम्मानजनक सीटों गठबंधन नहीं देती है, मतलब जिस गठबंधन में है, एनडीए में है, यदि नहीं देती है तो वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट बता दूं, ये छोटे छोटे जो घटक हैं, जो अपने कैपेसिटी से अधिक सीटें का डिमांड हर पार्टी रखती भी है अभिषेक जी कि हमें ये सीट चाहिए, इतना चाहिए। तो एक मैं बता दूं कि जो बीजेपी के मन में जो चल रहा है कि 4, 5, 7 सीट देके इनको हम अरेस्ट कर लेंगे, ऐसी स्थिति में छोटे पार्टनर जो है प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। एक गठबंधन का नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। उस स्थिति में किसको कितना नुकसान होगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। अब आता हूं आपके सवाल पे। महागठबंधन नहीं, इस पे गंभीरता से बातचीत चल रही है, प्रशांत किशोर से बैकडोर बातचीत भी चल रही है जी। दूसरी बात, महागठबंधन को लेकर यदि आप बात करें तो बिल्कुल कांग्रेस को 70 सीटें नहीं मिलने जा रही है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। वो संख्या 55 हो सकती है, वो संख्या 60 हो सकती है, लेकिन 70 सीटें नहीं मिल रही है। कांग्रेस इस बार संख्या पे कंसंट्रेट न करके उन सीटों को सिलेक्ट कर रही है जहां जीतने की संभावना अधिक है। दूसरा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि गठबंधन में इस बात को लेकर विचार विमर्श हो रहा है कि तेजस्वी को आगे करके, मैं मानता हूं, जैसे जाले की सीट है, तेजस्वी यादव ने वहां पर वो किया, अपना इफ्तार पार्टी वगैरह की, वहां से ऋषि मिश्रा कैंडिडेट है। कहा जा रहा है कांग्रेस के खाते में पिछली बार जो जाले थी वो ले जाएगी। ठीक इसी तरह से चर्चा है कि कुछ और सीटें जो चंपारण इलाके वो दूसरे इलाके में राजद लड़ी थी वो कांग्रेस, ये तो चलता रहता है गठबंधन में, सामान्य सी चीज है। हाँ, इस बार किसी की जीती हुई सीट पर दावा नहीं होगा, लेकिन हारी हुई सीट पर अदला बदली होगी। जैसे हमारे यहाँ औराई है, पिछले बार आफ्ताब आलम को टिकट दिया गया था। अभी आफ्ताब आलम चर्चा में इसलिए हैं कि उनकी पत्नी पाकिस्तानी है और कल ही उनकी पत्नी पाकिस्तान लौट गई हैं। वो हमारे औराई से महागठबंधन के प्रत्याशी थे पिछले बार, और उनकी शादी एक पाकिस्तानी लड़की से हुई है, और वो उनकी पत्नी कल, तो उन्होंने कल बयान दिया है कि मेरे लिए देश पहले है, पत्नी और बच्चे बाद में। तो वो सीट काफी मार्जिन से, इस मामले पर जो भी रवैया सरकार का है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि जिनकी शादी हो गई वो भारत में आ गई। अब बताइए, कल ही मैंने सुना कहीं उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया कि पाकिस्तान से जो 77 हिंदू आए हैं 4 धाम यात्रा के लिए, उनको वापस लौटाने का फैसला किया गया। क्या नहीं, तो तरीका है भाई? सवाल ये उठता है, नहीं मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। सवाल ये उठता है कि आफ्ताब आलम की पत्नी या ऐसे मुजफ्फरपुर के 3 लोग थे जो जिनकी शादी पाकिस्तान में, क्या वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई की थी या नहीं की थी? ये बड़ा सवाल है। है कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करके उन्हें, हाँ, शादी हो गई तो औपचारिक तरीके से भारत की नागरिकता उन्हें मिल जानी चाहिए, उन्हें अप्लाई भी करना चाहिए। ये बिल्कुल क्योंकि 5 साल से अधिक हो गया उनके शादी का, तो उन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। तो वहां पे लेफ्ट जो है करीब 48,000 के बड़े मार्जिन से चुनाव वहां हार गई थी। तो ऐसे सीट राजद फिर से रिटेन करना चाहेगी। तो सीटों को लेकर देखिए, ये है कि कांग्रेस मजबूत सीटें चाहती है, चाहे संख्या थोड़ा उसमें कम भी हो, कोई इश्यू नहीं है। मंथन इस बात को लेकर है कि चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ा जाए या सामूहिक लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए, उसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पे मंथन चल रहा है। यदि चेहरे आगे करके चुनाव लड़ेंगे तो नो डाउट तेजस्वी फेस होंगे सीएम के, राजेश राम, मुकेश सहनी हो सकते हैं कि डिप्टी सीएम हो, और इसका फायदा गठबंधन को भी होगा। लेफ्ट भी चाह रही है कि पिछले के तुलना में हमें कुछ सीटें जो है जहां उनके सांसद चुन के आए वहां सीटों की संख्या बढ़ाया जाए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है। और नो डाउट 5,000, 6,000, 7,000 का वोट करीब करीब हर विधानसभा क्षेत्र में है लेफ्ट का, तो उसका भी फायदा महागठबंधन को मिलेगा। तो करीब करीब ये है, मातापजी चल रही है। 21 या 22 सदस्यों की कमेटी बनी है, जिसमें 6 या 7 राजद के हैं, 4 या 5 कांग्रेस के हैं। इसी तरह जिसका जैसा स्ट्रेंथ है उसमें किया गया है। वार्ड से लेके बूथ तक, ब्लॉक लेवल से लेके जिला तक एक महागठबंधन की कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें सभी पार्टी के नेताओं को रखा जाएगा। इस प्रकार से मंथन चल रहा है, देखिए आगे क्या होता है। जी चलिए, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर बिहार का चुनाव दिलचस्प हो चला है। नीतीश कुमार की पहले जिस प्रकार की छवि थी, छवि तो बरकरार है, लेकिन लोग 20 साल की सत्ता देखने के बाद उबे हुए जरूर हैं। और ये बात भी सही है कि अब
2005 के पहले का डर दिखा करके उस अनुपात में वोट नहीं लिया जा सकता जिस अनुपात में वोट लेने के आदि एनडीए गठबंधन के लोग और नीतीश कुमार रहे हैं। साथ साथ ये भी है कि बिहार के चुनाव में जनता को तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं तो हिचक भी है। नीतीश कुमार को कुछ लोग बरकरार रखना चाहते हैं तो कुछ लोग बदलना भी चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बिहार के चुनाव में है, इंडिया गठबंधन में वोटों को ट्रांसफर करा पाने की क्षमता ज्यादा है। एनडीए गठबंधन में जो संशय का वातावरण है कि नीतीश कुमार को भाजपा रहने देगी मुख्यमंत्री या नहीं रहने देगी, वो एनडीए गठबंधन की संभावनाओं का कबाड़ा कर रही है। याद रखिए, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, इस बात का ढिढोरा पीटा जाए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से कहा जाए और चुनाव के बाद पर्ची थमा दी जाए विधायक दल के चुनाव मोहन यादव को। तो जी, पर्ची मोहन यादव को नहीं थमाई गई थी, शिवराज सिंह चौहान के हाथ में ही थमाई गई थी। तो पर्ची थमाने की जहां तक बात है, नीतीश कुमार को पर्ची दिया जाएगा तो नीतीश कुमार पर्ची को फाड़ करके फेंक देने वाले हैं। वो पर्ची समेत दूसरे गठबंधन में स्विच कर सकते हैं या बिहार में भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में भेज सकते हैं। बिहार उस स्थिति में नहीं जा सकता क्योंकि जितना नेता अवेयर है उससे ज्यादा वोट देने वाली जनता अवेयर है कि उसे क्या करना है। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है बिहार, देखते जाइए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, बेहद सार्थक चर्चा आपने की। नमस्कार।